तो कहीं ग्रामीणों ने नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। और मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी। दोनों राज्यों में पर्चे भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 23 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन शनिवार को 17 उम्मीदवारों ने नामांकन जमा किए। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम के सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की गई। 39 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों का नामांकन संतोषजनक पाया गया। वहीं पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जांच कल स्थगित कर दी गई। कांग्रेस ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदरपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक से उम्मीदवार बनाए गए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 92 उम्मीद सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। अब 92 सीटों पर नाम सामने आने के बाद कुल 228 सीटों के लिए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। अभी 2 सीटों के लिए प्रत्याशी होल्ड पर हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी होते ही भोपाल में कई कार्यकर्ताओं ने टिकट न मिलने से नाराज होकर कमलनाथ के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपने 230 विधानसभा सीटों में से 229 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को दी है और वो फ्रेंचाइजी लेकर किसी को नहीं सुन रहे। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में कहा कि कांग्रेस ने आपसी द्वंद्व और नेताओं के सिर फुटप्पल के कारण अनिर्णय की स्थिति चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा राजस्थान में एक और सूची जारी की है, जहां पूर्व विधायकों को मौका दिया गया है। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर टीएमसी सांसद की संसदीय लॉगिन आईडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत ली। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा उस समय भारत में थी जब उनकी संसद की आईडी का उपयोग दुबई में किया गया। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि ये जानकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने जांच एजेंसियों को दी है। इस बीच निशिकांत दुबे ने मामले की शिकायत लोकपाल में भी दर्ज करा दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सीबीआई सुनते सुनते थक गया हूं, लोकपाल को शिकायत दर्ज कराई है। मौसम विभाग ने कहा अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तेज के आज भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान ने बताया कि 25 अक्टूबर की सुबह इस तूफान के अरब सागर के ऊपर से होते हुए यमन और ओमान के बीच से गुजरने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल कहा था कि दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर दबाव का क्षेत्र है। अब ये एक गहरे दबाव में बदल गया है, जो कि अगले 12 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। भारतीय तटरक्षकों ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तट पर काम करने वाले मछुआरों को बंदरगाह पर लौटने की सलाह दी है। चेन्नई स्थित भारतीय तटरक्षक क्षेत्र पूर्व ने समुद्र की खराब परिस्थितियों के दौरान मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए आंध्र और तमिलनाडु तट से सटे पानी में कई जहाज तैनात किए। सरकार का ऑपरेशन अजय जारी। ऑपरेशन अजय के तहत तेल अवीव से भारत के लिए विशेष विमान आज भरेगा उड़ान।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। साथ ही 51 साधारण BS6 बसों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 51 बसें प्रदेश के अलग अलग जगहों के लिए चलेंगी और इनकी चालक परिचालक महिलाएं ही होंगी। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 2 के तहत उपाय लागू कर दिए गए हैं। सर्दियों के मौसम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली NCR में से लागू किया जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई है। शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक कल शाम 266 तक पहुंच गया। दिल्ली की औसत AQI के सोमवार तक खराब से बहुत खराब होने की संभावना को देखते हुए पूरे NCR में GRAP के चरण 2 के 11 सूत्रीय कार्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर, सराय काले खां फ्लाईओवर का दूसरा कैरिजवे आज खोला जाएगा। महान समाज सुधारक ओजस्वी वक्ता, तेजोमय सन्यासी और वेदांत की जीती जागती मूर्ति स्वामी रामतीर्थ की आज जयंती है। स्वामी विवेकानंद के साथ मुलाकात में धार्मिक अध्ययन में रुचि तथा अद्वैत वेदांत के एक ईश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के प्रति उनकी इच्छा और भी मजबूत हुई। पूरे देश भर में आज महाअष्टमी पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। दिल्ली के नवरात्रि के अवसर पर महाअष्टमी के दिन झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई। महाअष्टमी के दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी सुबह की आरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। नवरात्रि के अवसर पर महाअष्टमी के दिन मुंबा देवी मंदिर में भी आरती की गई। श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार हमें मां दुर्गा की अदम्य भावना और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, आज मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना का पावन दिन है। करुणामयी और अमोघ फलदायिनी देवी मां से प्रार्थना है कि अपने सभी साधकों को आशीष देकर उनका कल्याण करे। प्रधानमंत्री ने इस पावन पर्व पर एक वीडियो भी साझा की। पीएम ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर कहा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। मां दुर्गा हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य और सुखी जीवन का आशीर्वाद दें। गुजरात में नवरात्र के अवसर पर सूरत के G9 गरबा ग्राउंड में गरबे का आयोजन किया गया। सभी लोग गरबा की धुनों पर थिरकते हुए नजर आए। सूरत में तापी नदी तट पर महाआरती का भी आयोजन हुआ। महाआरती में बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। बिहार में धर्मेंद्र फ्रेंड्स क्लब ने पटना में अपने दुर्गा पूजा पंडाल में G20 की थीम पर G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मूर्तियां स्थापित की। पश्चिम बंगाल के नवरात्रि के अवसर पर सप्तमी के दिन सिलीगुड़ी के दुर्गा पूजा पंडालों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गुवाहाटी के असम में शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के अवसर पर कामाख्या मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डाक बंगला चौराहा दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन किए। बिहार के पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी के लिए रावण का पुतला 70 फीट, कुंभकर्ण का पुतला 65 फीट और मेघनाथ का पुतला 60 फीट का बनाया गया। मंगलवार को जगह जगह रावण दहन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने महाअष्टमी के अवसर पर राजा बाजार दुर्गा पंडाल का दौरा किया और मां दुर्गा की पूजा की। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने चुंगथांग का दौरा किया। 4 अक्टूबर को सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के बाद चुंगथांग में तीस्ता स्टेज 3 बांध बह गया था। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आईटीबीपी, बीआरओ, जीआरईएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों के साथ तीस्ता स्टेज 3 बांध की समीक्षा की।
सपा नेता आजम खान को सीतापुर जिला जेल में स्थानांतरित किया गया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सजा सुनाई गई है। मणिपुर में 26 अक्टूबर तक बढ़ाया गया इंटरनेट बैन। राज्य सरकार ने कहा कि प्रतिबंधों को असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को विफल करने और शांति बनाए रखने के लिए बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश। रेड बर्ड एकेडमी टेक्रेम के विमान VT-RPT को बारामती हवाई क्षेत्र के पास करानी पड़ी आपातकालीन लैंडिंग। DGCA ने कहा आगे की जांच जारी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष कार्यक्रम के 5वें चरण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस चरण में 5 वर्ष की आयु के उन 1 लाख से ज्यादा बच्चों और 17,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। दिल्ली के हरफूल सिंह बिल्डिंग के एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से अचानक आग लग गई और इस दौरान दमकल कर्मियों ने 16 लोगों को बचाया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। देश की पहली नमो भारत ट्रेन का परिचालन आम जनता के लिए आज से शुरू हो गया है। पहले दिन 10,000 यात्रियों ने साहिबाबाद एवं रोहाई के बीच चली नमो भारत में सफर किया। इस ट्रेन से यात्रा करने के लिए न सिर्फ मुरादनगर बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाकों से भी उत्साहित यात्री सुबह 5:30 बजे ही RRTS स्टेशन पहुंच गए। NCRTC के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने NCRTC के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यात्रियों के समूह का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने फूलों से उनका स्वागत किया और उनकी यात्रा अनुभवों को जानने और समझने के लिए उनसे बातचीत भी की। यात्रियों के पहले समूह को प्रथम राइडर का प्रमाण पत्र भी दिया गया। भारत में 5G नेटवर्क में पिछले 1 साल में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इस मामले में यूरोप काफी पिछड़ रहा है। एरिक्सन कंपनी के रणनीति और कॉर्पोरेट मामलों के उपाध्यक्ष इवान रिजोन ने मई 2022 और अगस्त 2023 के बीच 5G नेटवर्क की तुलना वाली तस्वीर साझा की है। GOCL कॉर्पोरेशन को विस्फोटकों की आपूर्ति करने के लिए कॉल इंडिया लिमिटेड से 766 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। विस्फोटकों का उपयोग खनन क्षेत्रों में विस्फोट करने के लिए किया जाता है। FBI ने अक्टूबर में अपनी बिक्री का सिलसिला जारी रखा। FBI ने नकद बाजार में 16,176 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की। RBL बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 46% बढ़कर 294 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 202 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। यस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 225 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। ये लाभ पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि के 152.8 करोड़ रुपए की तुलना में 47.4% ज्यादा है।
आईसीआईसीआई बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 10,261 करोड़ रुपए का एकल शुद्ध लाभ अर्जित किया है। ये लाभ पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 7,557.8 करोड़ रुपए की तुलना में 35% अधिक है। भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मिस्र में अल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IAF C-17 की उड़ान मिस्र में अल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। इजरायली सेना ने गजा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। इजरायली सेना ने अपने हमले के अगले चरण में बुनियादी बदलाव के संकेत दिए हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध का अगला चरण उम्मीदों से काफी अलग हो सकता है। गजा के निवासियों से दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने का फिर से आह्वान किया गया। वहीं हमास के हमलों को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने दुनिया भर से इजराइल के समर्थन की उम्मीद जताई। इजराइल के विदेश मंत्री और 22 देशों के राजदूतों ने हमास द्वारा अपहरण किए गए अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई का भी आह्वान किया। वहीं गजा में मानवीय सहायता की दूसरी खेप आज पहुंचने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गजा में तत्काल आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम 100 ट्रक राहत सामग्री की आवश्यकता है। इजराइल और हमास संघर्ष से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन इजराइल के जमीनी आक्रमण रोकने की दिशा में बिना किसी आम सहमति के समाप्त हो गया। सम्मेलन के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। मिस्र सरकार ने टकराव को रोकने और इसे स्थायी रूप से समाप्त नहीं करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की। वहीं ब्राजील के विदेश मंत्री ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष पर तत्काल कार्रवाई का भी आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से जबरन नहीं हटाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए 2 राज्य समाधान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूएन महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा होते देखना चाहिए। वहीं फिलिस्तीनी को भी एक स्वतंत्र राज्य के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार होते देखना चाहिए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तेल अवीव में मुलाकात की। नेतन्याहू से मिलने से पहले जॉर्जिया मेलोनी ने काहिरा में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल बाद अपने देश लौटे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद लौटे तो उनके स्वागत के लिए पूर्व कानून मंत्री आजम तरार और PMLN के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नवाज शरीफ को 2018 में अदालत ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया था। 2019 में अदालत ने उनको जेल से ही इलाज के लिए विदेश की मंजूरी भी दी थी। पाकिस्तान पहुंचते ही नवाज शरीफ ने कहा कि परमाणु परीक्षण रोकने के लिए क्लिंटन ने की थी $5 अरब की पेशकश। लाहौर स्थित मीनार-ए-पाकिस्तान में एक रैली को भी किया संबोधित। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस ने एक बार खार्किव को निशाना बनाकर एक डाक वितरण केंद्र पर मिसाइल से हमला किया। रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन के 6 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य लोग घायल हो गए। खार्किव के गवर्नर ओलेह ने बताया कि घायलों में से कई को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि रूस ने जिस जगह पर हमला किया वो नागरिक स्थान है। डेट्रॉयट सिनेगॉग की अध्यक्ष सामंथा वोल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि सामंथा वोल अपने घर के बाहर मृत पाई गई। उन पर चाकू से कई वार किए गए। मेक्सिको में नॉर्मा तूफान ने दी दस्तक। राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने जारी की भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 21वें मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये हाई वोल्टेज मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा।
टीम इंडिया अपने सभी 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। भारत ने कीवी टीम को आखिरी बार 20 साल पहले आईसीसी टूर्नामेंट्स में हराया था। विश्व कप में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेट से हरा दिया है। श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर 263 रनों के लक्ष्य को हासिल कर टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की। श्रीलंका इस विश्व कप में पहली जीत हासिल करने वाली आखिरी टीम है। श्रीलंका से पहले बाकी 9 टीमें कम से कम एक मैच जीत चुकी हैं। विश्व कप के 20वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रनों से हरा दिया। दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट पर 399 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 22 ओवर में 170 रन ही बना पाई। विश्व चैंपियन इंग्लैंड की टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी हार है। वहीं दक्षिण अफ्रीका को तीसरी जीत मिली है। दक्षिण अफ्रीका के लिए हेनरिच क्लासेन ने शतकीय पारी खेली। चीन के हांगजू में आज से पैरा एशियन गेम्स का आगाज हो रहा है। अफरी लेखरा और सुमित अंतिल एशियाई पैरा खेलों में भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का नेतृत्व करेंगे। हांगजू पैरा एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 313 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारत 22 खेलों में से 17 में भाग ले रहा है। खेलों का समापन 28 अक्टूबर को होगा। पीवी सिंधु शनिवार को डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हारकर बाहर हो गई। ये मुकाबला 1 घंटे 13 मिनट तक चला, जिसमें सिंधु को 18-21, 21-19, 7-21 से हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर रग्बी विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना 3 बार की विजेता न्यूजीलैंड से होगा। इंग्लैंड के 1966 विश्व कप जीत में अहम किरदार निभाने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज सर बॉबी चार्ल्टन का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। चार्ल्टन ने इंग्लैंड के लिए 106 मैच में 49 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए थे, जो उस समय अपने देश के लिए किए गए गोल का रिकॉर्ड था। प्रीमियर लीग में मोहम्मद सलाह के 2 गोल की मदद से लिवरपूल ने एवर्टन को 2-0 से हराने में सफलता हासिल की। सलाह ने पहला गोल 75वें मिनट में किया, जबकि दूसरा गोल मैच के अंतिम क्षणों में आया। रोहित शेट्टी ने घोषणा की है कि सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का वर्ल्ड प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को होगा। इंडियन पुलिस फोर्स में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, विवेक ओबरॉय, श्वेता तिवारी, निकितन धीर, ऋतुराज सिंह और ललित परिमू महत्वपूर्ण भूमिकाओं में होंगे। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता यश कुमार की फिल्म पवित्र रिश्ता का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म पवित्र रिश्ता का ट्रेलर SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी तेलुगु फिल्म गेम चेंजर में काम करती नजर आएंगी। एस शंकर के निर्देशन में बन रही फिल्म गेम चेंजर में कियारा आडवाणी रामचरण के ऑपोजिट नजर आएंगी। फिल्म जंग की 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया। फिल्म में शाहरुख खान एक सोल्जर के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी अगली फिल्म पर्व की घोषणा की है। ये फिल्म SL भैरप्पा की किताब पर आधारित होगी। निर्माता आनंद एल निर्माता आनंद एल राय और जियो स्टूडियो ने फिल्म नखरे वाली के लिए हाथ मिलाया है। इस फिल्म के जरिए अंश दुग्गल अभिनय की दुनिया में पदार्पण करेंगे। फिटनेस आइकन गुरुमान फिल्म पागलपन नेक्स्ट लेवल से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं। और साउथ सुपरस्टार विजय थलापति की फिल्म लियो ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 करोड़ की बम्पर कमाई की। फिल्म ने अब तक 140 करोड़ की कमाई की है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।